Jai Hind, all of you, and very good evening. Jai Hind and very good evening, guys. तो अगेन आज का टॉपिक हमारा है क्या है? Revamping the whole education system. Revamping the whole government schooling system means revamping the whole education system. यानी कि सरकारी स्कूलों को पूरी तरीके से पुनर्सुधार कर दिया गया। रीवैम्पिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुनर्सुधार, पूरा का पूरा सुधार कर दिया। तो समझ लो हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी पूरा का पूरा सुधार कर दिया। ठीक है, ये है बेसिकली इसका मतलब। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं कंटेंट लेवल पर आपको बताता हूं और फिर आज जो आपका जो चेक होगा, आज आपका क्लास में ही चेक होगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने 5 बजे के बाद सबमिट करा है। तो 5 बजे के बाद मैं अवेलेबल हो भी नहीं पाया चेक करने के लिए, तो इसलिए क्लास में ही चेक होने वाला है आप लोगों का ऐसे। इसको छोड़ दीजिए, अपने यार दोस्त मित्रों के लिए ये मैं आपको इमेज दे दूंगा, सेंड कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सर, रिवैम्पिंग द होल गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम मींस रिवैम्पिंग द एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें बेसिकली आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको लेकर के ये पूरा ऐसे लिखना था। क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या हमको समस्या आ रही है, क्या सरकार की योजना है, और कुछ स्टैटिक कंटेंट जैसे कि एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और हमको आगे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके का नॉलेज आपको स्ट्रीमलाइन करना था। सबसे पहले तो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स या कोर्ट में से दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। मैंने इस वाले ऐसे में दोनों चीजें इंक्लूड करी है। जो मुझे शॉर्ट और इजी टू रिमेम्बर कोट्स और मीनिंगफुल कोट्स लगे तो वो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, आप उनको यूज कर सकते हो। फिर हाउ टू स्टार्ट, एंट्री कैसे करोगे इसमें। फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स हम यूज करेंगे जो कि पॉजिटिव स्टैटिस्टिक्स यूज करे हैं मैंने। आप चाहो तो उसमें एक आध नेगेटिव स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एसर की 2022 की रिपोर्ट है। तो ये एसर की रिपोर्ट जो एजुकेशन रिपोर्ट है, स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सरकार क्या अच्छा काम कर रही है फॉर रीवैम्पिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है रीवैम्पिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद की चैलेंजेस रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। सरकार तो कुछ अच्छा कर रही है लेकिन समस्या क्या है, क्या संविधान बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सर्टेन लॉज रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया, ये ऑलमोस्ट सबको पता ही रहते हैं। एंड वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना चाहिए। जब भी आप वे फॉरवर्ड की बात होगी तो आगे और क्या सुधार करना चाहिए। देखो क्या होता है, एक सरकार क्या कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर तो सरकार क्या कर रही है, आप एग्जिस्टिंग जितनी भी एग्जिस्टिंग बातें हैं वो लिखोगे। की चैलेंजेस में क्या लिखोगे कि जो सरकार कर रही है उसमें क्या समस्या आ रही है, करने में क्या समस्या आ रही है। और फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड का मतलब आगे क्या करना चाहिए, आगे की राह। आगे की राह मतलब आगे और सरकार को क्या करना चाहिए। तो इन तीन चीजों में कंटेंट को कैसे फिल्टर करना है, उसकी आर्ट, उसकी स्किल धीरे धीरे आप डेवलप करते रहो। ठीक है, आप धीरे धीरे डेवलप करते रहो। इसलिए डेवलप करना है क्योंकि वरना क्या होगा ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर वे फॉरवर्ड भी लिख दोगे,
और चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड एक जैसा लगेगा। हमको क्या समस्या आ रही है और हमें क्या करना चाहिए वो एक जैसा ही लगता है। तो देखो इन तीन चीजों को अलग अलग लेकर के चलो, और कंक्लूजन हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को इंक्लूड करके लिख सकते हैं। सबके कंक्लूजन्स अपने अपने लेवल पर आएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये वीकेंड होता है तो सब लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं लिखने में। रेगुलरिटी इज द फर्स्ट की टू सक्सेस इन राइटिंग स्किल, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एक चीज आप याद रखिएगा कि राइटिंग स्किल में हमको रेगुलर होना बहुत जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। नाउ दिस इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो मैंने कोट सेलेक्ट किया है, ये कोट नेल्सन मंडेला जी का कोट है। आप इस कोट की तरफ ध्यान दें। तो क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलने चला था, एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था। वो थ्री इडियट्स में देखा है चतुर रामलिंगन का कोट डायलॉग। तो सर एजुकेशन सिस्टम ही एकमात्र सबसे पावरफुल हथियार है जो इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये हमारे नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। वन ऑफ द लार्जेस्ट, ही इज वन ऑफ द यू कैन से बिगेस्ट स्ट्रगलर ऑफ द डिप्राइव्ड इन दिस वर्ल्ड। महात्मा गांधी तो खैर आते ही हैं, लेकिन ये वो बंदा है जो 40 साल से ज्यादा जेल में रहा है। Can we imagine somebody who has been into the jail for more than 40 years for fighting for his rights? So इनका ये एजुकेशन के ऊपर का कोट बहुत मायने रखता है। इसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, आई थिंक उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप यूज कर लोगे ना। हैव यू डेवलप्ड दैट स्किल ऑफ नाउ पुटिंग द कोट? सीख गए हैं ना कि किस तरीके से कोट को हमने इस्तेमाल करना है। एक और कोट मुझे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला भी। आप इस कोट की तरफ भी ध्यान दो। कोट क्या कहता है? एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। अगर आप शिक्षित हैं तो आप डिबेट कर सकते हो, आप लॉजिकली डिबेट कर सकते हो, है ना। अगर आप एजुकेटेड हैं, मैं लिटरेसी की बात नहीं कर रहा हूं सर, देयर इज ऑलवेज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, यू अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप लॉजिकली डिबेट कर सकते हो। अगर आप लॉजिकली डिबेट कर सकते हो तो आप इलॉजिकल डिबेट को हरा सकते हो। अगर आप इलॉजिकल डिबेट को हरा दोगे तो आप इलॉजिकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के उसको ओवर पावर कर सकते हो। अगर आप इलॉजिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनी एजुकेशनल पावर से ओवरराइड कर सकते हो, ओवर रूल कर सकते हो, तो आप फ्री हो सर। सो फ्रीडम चाहिए तो आपको एजुकेशन चाहिए। तो ये दो कोट देखो ना, दो कोट है ये मेरे, दो बहुत बेहतरीन कोट। एजुकेशन एक वेपन है और एजुकेशन फ्रीडम। यहां पर आप कॉपी के अंदर कुछ नहीं लिखो, एजुकेशन फ्रीडम। एक कोट में ऐसा कर लो और दूसरे कोट के अंदर आप लिखो एजुकेशन और वेपन टू चेंज। Most powerful weapon, education, most powerful weapon to change. Education to unlock golden thing to unlock freedom. तो आपको कोड पूरा रटा मारने की जरूरत नहीं, ग्रामर आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हो। This is something that you can do and I hope some bit of mastery इतनी तो आ ही गई है आप लोगों के अंदर ना। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है अगर आपको रिसेंट जो स्टैटिस्टिक्स है उसका इस्तेमाल करना है तो। नाउ एज पर द 17th एसर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। रिमेंबर इफ यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी यू मस्ट ओपन माइंडेडली स्टडी ऑल द थिंग्स, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। तो एसर लिख लो, ये जो भी है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एनजीओ प्रथम। तो प्रथम नाम का एक एनजीओ है, वो रिलीज करता है, 2022 का रिपोर्ट है। एंड इट स्टेट्स का मतलब बताया है,
इसने बताया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स सॉ अ शार्प राइज इन एनरोलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 इयर्स। पिछले 16 सालों के अंदर जो नहीं हो रहा था वो इस रिपोर्ट में दिखा है कि कोविड के बाद, ये एक्चुअल में ये जो रिपोर्ट है ये पोस्ट पैंडेमिक रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट थी? पोस्ट पैंडेमिक की एक एनालिसिस रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट ने बोला है कि हम पिछले 16 सालों के अंदर जो नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया है कि हमारा जो एनरोलमेंट संख्या है वो बड़ा है एंड बेसिक लिटरेसी हैज इंक्रीज्ड, और जो बेसिक पढ़ने लिखने की क्षमता है वो भी बढ़ी है। बट साथ साथ में यहाँ पर एक बट लगा दिया मैंने, कंजंक्शन, ठीक है, ये मैंने बट भी लगा दिया, बट द रेशियो इन रीडिंग एबिलिटी आउटशाइंस न्यूमेरिक एबिलिटी। बच्चों की अल्फाबेट्स ABCD AAEE शब्द मिलाकर के शब्द को पढ़ने की क्षमता बढ़ी है, मगर नंबर्स, न्यूमेरिक एबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैथ्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। तो वो एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ कंसर्न, वो एक एरिया है कंसर्न का। सो let's explore the revamping of the government schools, because I have to link it to the theme. So this is important that I include some keyword in the introduction also, while letting the exchequer या checker या examiner to understand that I have understood the topic by putting in some keyword. तो ये आप करिएगा। अब चलते हैं हम हमारे बॉडी पार्ट पे, शुरुआत कैसे करनी है। अच्छा, एक नई चीज देखो आप, अब मैं जितने भी आपको एसेस दिखा रहा हूं पिछले कुछ एक दो एसेस से, मैं आपको बॉडी पार्ट को शुरू कैसे करना है वो भी बता रहा हूं, है ना। वो मैं जेनरिक स्टेटमेंट्स भी बता रहा हूं जिस तरीके से आप बॉडी पार्ट को स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट करोगे? एज वी नो, थोड़ा सा टाइपिंग एरर चल रही है मेरी आजकल, तो फिर भी ठीक है। एज वी नो दैट the government schools in India are predominantly attended by the children from vulnerable social groups. हमको पता है कि हमारे भारत के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल सोसाइटी से आते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया? पुअर, SC, ST, OBC, डिसेबल्स वगैरह वगैरह। और खास तौर पर where girls education is often treated as a formality, और लड़कियों के लिए तो पढ़ाई बस एक फॉर्मेलिटी है। कई बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज होती है ना, उनके बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे अपने लड़के को सरकारी प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में भी डाल देते हैं। ये रूरल एरियाज में एक ट्रेंड है या नहीं है? आपने देखा भी होगा, है ये ट्रेंड। So while a lot has been done to improve the schools on overall supply side, काफी कुछ हमने किया है क्योंकि रिवैम्पिंग है तो कुछ किया है, काफी कुछ किया है, एंड सब्सिक्वेंट एफर्ट्स, और उसी में एड ऑन एफर्ट्स करने की जरूरत है, नीडेड फॉर rejuvenating and reimagining the learning in schools, in government schools. नहीं बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर सब स्कूलिंग सिस्टम की बात हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, अमीर घर के लोग, डॉक्टरों के बच्चे, IAS के बच्चे, PCS के बच्चे या जो भी हैं, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं अच्छे, और कॉलेज कौन सा जाना चाहते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में, IIT गवर्नमेंट कॉलेज, IIM गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो नहीं है ना। गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफरेंस है, यही तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। देखो इसके ऊपर लिखना है हमने, और आगे भी लिखना है, और हमने डिबेट भी करना है, राइट। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूं, जो भी हमारी जो एसर की रिपोर्ट है, ठीक है, एसर की जो रिपोर्ट है वो देखो। इसने बोला है कि जो हाल ही में जो ओवरऑल हमारा जो एनरोलमेंट हुआ है, ओवरऑल एनरोलमेंट ऑफ एज ग्रुप 6 to 14, तो
तो 6 to 14 कौन सा वाला एज ग्रुप है? ये वो है जो राइट टू एजुकेशन वाला एज ग्रुप है ना, फ्री, 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक का बच्चा। तो 2018 के साथ इसने कंपेयर किया है कि 97% स्कूल गए थे, 2022 में ये 98.4% हो गया है, और हमारा टारगेट क्या है? 100%। ठीक है, हालांकि ये पॉजिटिव है, बट अभी टारगेट से हम लोग डेट शॉर्टफॉल है, पहली चीज। दूसरी चीज, एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल एज ग्रुप 16 to 14, ये तो ओवरऑल था। अब हमने सरकारी स्कूल की बात करी है। ठीक है, जो सरकारी स्कूल है वहां 2018 में 65.6% था, लेकिन 2022 में 72.9%, यानी कि लगभग 5% का यहाँ पर आपको सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट में जंप देखने को मिला है। Now don't say that कि सर it could be in the Delhi schools, ये दिल्ली के स्कूलों के आंकड़े ने इस पे काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, किया है। यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स हैं जिनके आंकड़े अगर स्टेट वाइज ये चेक करेंगे ना, तो फिर दिल्ली हो गया, केरला हो गया, ये कुछ स्टेट्स, उड़ीसा हो गया, ये कुछ स्टेट्स आउटशाइन करते हैं एज कंपेयर टू अदर। तीसरा पॉइंट उसने बोला है, गर्ल्स नॉट एनरोल्ड इन स्कूल, लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी 11 से 14 साल की उम्र में, 11 से 14 साल की उम्र में, प्यूबर्टी की एज में, वो पहले 4.1% था, मतलब 4% लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, अब 2% हो गया। तो ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे लिए। ये क्या संकेत दे रहा है? गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ा है स्कूल में। इस पॉइंट को आप यहां से उठा लो, इस पॉइंट को यहां से उठा लेना। और हमने विमेन एम्पावरमेंट पर एक ऐसे लिखा है, पीछे लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फिर ये आप वहां पर लिखा लेना, है ना, ये वहां पर लिख लेना। मतलब देन एवरेज टीचर अटेंडेंस इज 85% जनरली, और इसमें भी 2% का पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि टीचर स्कूल जाएगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो 4th टीचर की अटेंडेंस में भी इजाफा हुआ है। देन फ्रैक्शन ऑफ स्कूल्स विद यूजेबल गर्ल टॉयलेट्स, ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर गर्ल टॉयलेट्स हैं और यूज करने लायक हैं, नहीं तो बहुत गंदी हालत में होते हैं। इसमें भी 2% का इंक्रीमेंट आया, यहाँ भी 2%, यहाँ भी 2%, यहाँ 5% था, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.2% का इजाफा मिला है। ये भी एक अच्छी बात है, लड़कियों को प्रेरित करेगा कि अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स अगर स्कूल में मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। Schools with drinking water availability, which was earlier 74.8%, has now increased to almost 1.2% का इंक्रीमेंट यहाँ भी पॉजिटिव है। हालांकि इसमें नेगेटिव रिपोर्ट्स भी हैं, वो मैंने कवर करी नहीं है, लेकिन आप एसर 2022 की रिपोर्ट देखोगे तो आपको उसमें सारी की सारी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इस वाले में पॉजिटिव साइड में रहा हूं। 2% 1.5% से 2018 के मुकाबले पैंडेमिक की वजह से हम काफी सारे आंकड़े हमारे सब गिर गए थे ना, पैंडेमिक में तो सब गिर गया था हमारा। तो अब 2022, दिस इज पोस्ट पैंडेमिक ईयर, तो 2022 का हमारा जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बेटर दिखा है। और दूसरी चीज पता, पैंडेमिक ने सिखा भी दिया है समाज को। पैंडेमिक ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सिखाई है कि अब पुरुष प्रधान एक सिंगल आदमी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा परिवार। अब आदमी दोनों, महिला पुरुष दोनों पर से चलेगा घर का। किसी के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। कितने सारे लोग इनकम बेयरिंग वाले जो आदमी है वो कोविड की वजह से मरे, महिलाएं सड़कों पर आ गई थी, इतनी बुरी हालत हुई। तो वहां पर लोगों को ये एहसास हुआ कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वाले लोग थे ना, खास तौर पर उनके भी सोच पे चपेटा पड़ा इस कोविड ने, अच्छे अच्छे लोगों की विचारधारा को बदल दी। तो ये उसका भी थोड़ा बहुत नतीजा हो सकता है। दैट भैया जिंदगी सबकी अपनी अपनी है। एक टाइम आता है कि किसी के साथ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी चैलेंज आपके सामने आ सकता है। आपने उस चैलेंज और स्ट्रगल से खुद लड़ना है, और उसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो एजुकेशन है। एजुकेशन इज द बिगेस्ट, is the most powerful weapon to change not only the society, change yourself. If you will change, the society will automatically change. So bring change in you and it will automatically bring change in society.
हाँ देखो, ऐसे देखो नेगेटिव्स भी बहुत है, मैं इसमें नेगेटिव्स भी बहुत ज्यादा हैं कि कई जगह पे कई नेगेटिव भी है ना, हम उन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, बट ऐसे मैं थोड़ा पॉजिटिव उसमें ले जा रहा हूं। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स फॉर रीवैम्पिंग द एजुकेशन सिस्टम। अब देखो सरकार क्या कर रही है ना। देखो इंडियन, हम जब सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकली तो इसमें नकारात्मकता ही दिखेगी, नेगेटिविटी ही दिखेगी। पर वही तो चीज है ना कि इतने बड़े हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा नेगेटिव चीज है वो सरकारी स्कूल ही है, सरकारी एजुकेशन ही है। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम फिर भी कुछ पॉजिटिव खोजने की कोशिश कर रहे हैं और आगे हमको और क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा टॉपिक है कि अगर हमने पूरे सरकारी स्कूल को पुनर्जीवित कर दिया तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगा। ये जो सरकारी स्कूल अच्छे हो गए तो फिर जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं स्कूल में, किताबों में या सिस्टम्स में, या जो वो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, डंडा करते हैं पेरेंट्स के ऊपर, ये अपने आप सुधर जाएगा। लोग कहेंगे तेरे स्कूल में नहीं जाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ, वहां सुविधा भी है, पढ़ाई भी सही मिल रही है, मुझे सब कुछ ठीक मिल रहा है, तो क्या बढ़िया है। तो ये भी होगा, क्योंकि देखो एक अभी इंडियन एजुकेशन में, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना तिराहे पर है, तीन राहें हैं इसकी। एक जो हो रहा है वही चलता रहे, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा स्टेट स्पॉन्सरशिप। जैसे दिल्ली चाह रहा है कि सरकारीकरण ज्यादा हो, मानाबाद एक बात में बोल रहा हूं, और यूपी चाह रहा है कि प्राइवेट ज्यादा हो, मानाबाद एक बात में बोल रहा हूं। तो आज हम उस ट्राइंगल तिराहे पर खड़े हुए, तो हमको कहां जाना है? सरकारी स्कूलों को ही सुधार करके प्राइवेट जो चल रहा है उसके पैरेलल में लाना है, या सरकारी खत्म करके पूरा प्राइवेटाइज कर देना है और पीपीपी मोड पे चलाना है, या प्राइवेटाइजेशन में जो जो उसका पॉजिटिविटी लेकर के उसको इंटीग्रेट करे गवर्नमेंट में, और प्राइवेटाइजेशन में जो कॉस्ट है स्कूलिंग की वो हम कम करवाएं उसके, है ना। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर, सब हर कोई सर्व शिक्षा अभियान को जानता है। इस अभियान के बारे में आप नेट पे कब शुरू हुआ था, क्या इसका मेन एम था, वो सब निकाल सकते हो। तो इसमें एक समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द प्री स्कूल टू क्लास 12, यानी कि एक ये नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक की एक स्कीम है, टू इंश्योर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी। तीन शब्द याद रखना। देखिए, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सके। इक्विटेबिलिटी का मतलब शिक्षा हमने सबको बराबर देनी है, और क्वालिटी का मतलब खाली बराबर ही नहीं देना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छे मॉरल वैल्यू वाली एजुकेशन देनी है। वो खाली अंग्रेजों का बनाया हुआ रट्टू तोता सिस्टम नहीं देना है, और ये हमने करना है एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये तो भारत का सबसे बड़ा स्कीम है ही, है ना। वेरी गुड। दूसरी चीज, मिड डे मील स्कीम। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट रिच एंड हॉट कुक्ड मील फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14। क्योंकि हमको पता है कि सरकारी स्कूल में वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग आते हैं, तो ये जो मिड डे मील है वो एटलीस्ट उनको खाने की चाह, और अच्छा खाने की चाह से कम स्कूल भेजेगा तो सही ना। एक्चुअली यहाँ पर ये प्रोवाइड करना नहीं कि खाना देना है, ये खाने देने की स्कीम बच्चे को पढ़ाई के प्रति ललचाने की एक योजना है, कि कम से कम माँ बाप लालच में तो भेज ही दें कि चल एक वक्त का तो खा के आएगा यहाँ से, तो साथ साथ में फिर टीचर उसको पढ़ा के भी भेजेंगे, है ना। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये हमारा जो स्कीम चला है, दिस इज ई लर्निंग फॉर ऑल एंड कवर्स ई पाठशाला इसमें है, स्वयं पोर्टल है जिसका मतलब स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, और ऐसे छोटी छोटी ऐप, पोर्टल पोर्टल बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो डिजिटल एजुकेशन। फिर प्रज्ञता जो ऐप है या जो स्कीम है वो डिजिटल एजुकेशन की सबसे बेस्ट मतलब स्कीम है। प्रज्ञता का फुल फॉर्म क्या है? प्लान करो, रिव्यू करो, अरेंज करो, गाइड करो, टॉक करो। या मतलब टॉक, असाइन, फिर ट्रैक करो,
अब फिर एप्रिशिएट करो। यानी कि दिस इज अ गाइडलाइन फॉर द डिजिटल एजुकेशन बाय एनसीईआरटी फॉर ऑल द टीचर्स टू फॉलो। टीचरों के लिए ये प्रज्ञता ऐप के मॉड्यूल्स हैं, ये बहुत बेहतरीन है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में मोदी जी ने स्टार्ट किया था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड, फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द सोसाइटी। मैंने देखो ये देखो ये सब पर थीसिस लिखी हुई है सर, विद एग्जांपल्स थीसिस लिखी हुई है। जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरे को ये स्किल सीखना है राइटिंग स्किल में कि मेरा ऐसे 300 शब्द का है भैया, मैं कुछ ऐसा लिखूं जो मेरा ये जो योजना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे, वो मेन बात बता दे जिससे कि वो सब बातें बता दे। तो ये मैंने देखो सारे कीवर्ड्स को कॉमा 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 लगा करके एंड लगा करके खत्म कर दिया। अभी रिसेंटली आपको याद होगा पीएम श्री स्कूल योजना चली थी, जिसमें श्री का मतलब एस फॉर एच का मतलब स्कूल, फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि अपग्रेडिंग एंड डेवलपिंग द स्कूल, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड बेसिकली ये योजना चल रही है कि अच्छी क्लासरूम्स बनाएं, वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंच, बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल बोर्ड्स सेटअप वगैरह, ये सब के बारे में बात हो रही है ना। तो ये है, बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अब इतना ही मुझे गवर्नमेंट के पॉजिटिव इनिशिएटिव्स बताने हैं, बाकी आप थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पॉजिटिव बातें भी मेंशन कर सकते थे, वो मैं उतना मैं रिसर्च नहीं कर पाया टाइम की कमी की वजह से, बट कर सकते हो वो भी, ठीक है, वो आपके लिए। नाउ द की चैलेंजेस रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। अब क्योंकि हमने रिवैम्प करना है सरकारी स्कूलों को, तो इतना तो आसान है ही नहीं ना। तो सरकारी स्कूलों को अगर आप रिवैम्प करना चाह रहे हो तो कहां कहां पर आपने ध्यान देना है। पहला तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है, क्लासरूम बेकार है, वाटर की सुविधा नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरीज की सुविधाएं नहीं है, डिजिटल सेटअप नहीं है, प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए तबला नहीं है, गिटार नहीं है, सितार नहीं है, ड्राइंग करने के लिए चीजें नहीं है, 3D के लिए कुछ नहीं है। एक जैसे एग्जांपल यहाँ दे सकते हो कि आज 15% स्कूलों में ही इंटरनेट है, और सरकार बोल रही है डिजिटल इंडिया कर दिया हमने, और 30% ही सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, लेकिन वो डब्बे वाले कंप्यूटर लगा रखे हैं, खाली लगा रखे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, अच्छे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सल लेवल पर जो टीचिंग, मतलब इंडिया में देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एजुकेशन इम्पार्टिंग ना बहुत बुरी स्थिति में है, ये तो आप सब जानते हो। सरकारी टीचर मैक्सिमम अच्छे तब तक होते हैं जब तक वो सरकारी पेपर ना निकाल दें, टीचिंग पेपर ना निकाल दें, सी टेट, यू टेट या और जो भी पेपर्स होते हैं, नेट, जीआरएफ वगैरह ये सब। लेकिन जैसे ही वो टीचर बन जाते हैं तो पता नहीं ऐसा क्या कीड़ा लग जाता है कि सिस्टम के अंदर जंग लग जाता है उनको, और वो टीचर से धीरे धीरे फटीचर से बनते जाते हैं। उसके पीछे रीजन है सरकारी नौकरी का जो दिमाग में कीड़ा है, जो है आराम, और उनकी पेंशन जो निकाल देती है टेंशन दूर। तो आउटडेटेड करिकुलम एंड मेथडोलॉजी, आज भी वही सड़ी गली स्टोरीज पढ़ा रहे हैं, वही पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव नहीं है। अच्छा, इनोवेटिव का मतलब आजकल इंटरनेट पे क्या है ना कि काफी सारे टीचर्स, नेक्स्ट जनरेशन टीचर्स बताए जा रहे हैं जो अब फेमस हो रहे हैं, पर सर ये जरूरी नहीं है कि वो इनोवेटिव टीचर्स हो, क्योंकि वो व्यूअर्स वाले टीचर्स हैं, और वो उन व्यूअर्स वाले टीचर जो कॉमन पीपल जो उनको देख रहे हैं। तो इंटरटेनिंग टीचर का मतलब ये नहीं होता कि ये इनोवेटिव टीचर है, ठीक है। टीचर वो होता है जो मॉरल वैल्यूज को ऐड कर पाए या तरीके से उसको लगा पाए, पढ़ा पाए। इनएडिक्वेट फंडिंग, सबसे बड़ी चीज तो पैसा ही नहीं है। शेयर देख लेते हैं जीडीपी में, अभी भी स्टैग्नेंट है 2 पर 2.9%, 3%, 3.1%, कभी 4%, कभी फिर नीचे आ जाता है। तो ये अप डाउन होता है। आपने बजट पढ़ा होगा, बजट में इस बार दे रखा है कि एजुकेशन के ऊपर देयर इज अ राइज ऑफ पेमेंट, है ना, थोड़ा इस बार ज्यादा दिया, लेकिन पिछली बार कम दिया था उससे तो ये कम ज्यादा करते रहते हैं भैया।
लेकिन एवरेज देखें तो जीडीपी का सिर्फ 2.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3% ही लगा लेते हैं लोग। 3% हम लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और सर ग्लोबल एवरेज 6% से ऊपर या 10% तक जाना चाहिए। ये जिस देश के अंदर शिक्षा के ऊपर 10% जीडीपी का खर्चा होगा ना, उस देश का भला हो सकता है, हमारा भी होगा, चिंता नहीं है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक समस्या है। टीचर बनने के बाद टीचर बन जा रहा है, और टीचिंग सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्लरिकल हो या फिर जो मॉनिटरिंग सिस्टम हो या डाइट सिस्टम हो, सब के सब लिथार्जिक सिस्टम है। पोस्टिंग कहाँ कराना है, पैसा खाने में लगे हुए हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं करानी, टीचर वहां पर जा नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स, दे आर ऑन गवर्नमेंट सैलरीज एंड पेंशन, सो नो टेंशन। और छठी समस्या क्या है, पुअर पीटीआर है। पीटीआर का मतलब होता है पीपल इज टू टीचर रेशियो। 1 लाख ऐसे स्कूल हैं सरकारी जहां पर सिर्फ एक टीचर है सर, सारे सब्जेक्ट प्राइमरी के वही पढ़ा रहा है, उसकी मजबूरी है। चलो उससे तो जो उसको तनख्वाह मिल रही 60-70 हजार रुपए, वो निकल भी रहा है जैसे तैसे, उसको गदागिरी बना करके। लेकिन सर कई जगहों पर बुरी हालत ये भी है कि स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं है। तो कई जगहों पर टीचर एक है, कई जगहों पर बच्चा एक है। सो स्टैंडर्ड एज पर राइट टू एजुकेशन, आप राइट टू एजुकेशन का एक्ट खोलोगे ना, तो वहां पर जो हर स्कूल में टीचर स्टूडेंट का जो सरकारी रेशियो है वो 30:1 का है प्राइमरी लेवल पर, और 35:1 है हायर लेवल पर। मेरे घर के बगल में एक सरकारी स्कूल है, वहां पर तो ये रेशियो भी नहीं है, इससे भी कम है टीचर भी। और एक प्राइवेट स्कूल है जहां पर 60 से 70 बच्चे हैं सर एक क्लास के अंदर, 60 से 70 बच्चे, और प्राइवेट स्कूल है और बच्चे वहां पढ़ा रहे लोग। और गवर्नमेंट स्कूल में रेशियो कम है, जबकि वो कह रहे हैं आओ यार पढ़ा लो। लेकिन फिर रेशियो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट स्कूल में रेशियो कम है तो वहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कोई एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 6 हमारी जो रूट लेवल, आप लिखोगे क्या, सम ऑफ द ग्रास रूट लेवल challenges, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, सम ऑफ द ग्रास रूट लेवल challenges of Indian government education system are as follows। हाँ, केवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, बट आप देखो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल फिर भी थोड़े ठीक ठाक हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बुरी हालत है। और जो रेशियो है उसको खराब कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट खराब कर रहा है ना। अभी एक स्टेट के अंदर केवीज कितने हैं, मान लो अगर एक उसके अंदर अगर मान लो मानाबाद, अगर उस स्टेट में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 40 केवी होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 केवी हो जाएंगे। लेकिन उन 50 को छोड़ करके बाकी सरकारी स्टेट स्पॉन्सर्ड सरकारी स्कूल कितने होंगे, 200-300 होंगे, 400-500 होंगे, 1000 होंगे। तो वो रेशो वो 1000 वो वाले स्टेट वाले खराब कर रहे हैं ना। ये तो हो गई समस्याएं। अब थोड़ा सा, as we are we working as per the constitutional provisions and laws related to the education system in India, तो let's try to explore। ये आप लोगों को सबको पता होगा। सबसे पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ। आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट 2020 से जोड़ा गया है, जो क्या प्रोवाइड करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एज ग्रुप 6 to 14। इसके लिए कानून आरटी एक्ट 2009 में बनाया था, which was enforced on 1 April 2010। ये मेंशनिंग होनी चाहिए आपके उसमें। आरटीई में एक तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 to 14, और उसके साथ साथ 25% रिजर्वेशन भी है प्राइवेट स्कूल्स में फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और 2012 के बाद डिसेबल्स भी आते हैं। ये मैंने बताया। और अब तो एक और आ गया है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी आ गया है ना। ये मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ा रखा है, जिन लोगों ने मेरी पॉलिटी पढ़ी होगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो अभी YouTube पर मैंने, देखो आपने देखा भी होगा कि YouTube पर मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी के फुल लेंथ कोर्सेस लाइव पढ़ाने शुरू कर दिए। बहुत जल्दी उस पर मैं और भी सब्जेक्ट्स डालने वाला हूँ। पहले तो यही वाला खत्म कर दूं।
तो अभी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट नहीं हुआ हूँ। बाय द टाइम आई गेट एसोसिएटेड, मेरा ये प्लान है कि मैं अपने कोर्सेस और उसमें भी आगे ऐड ऑन करके पूरा यूट्यूब पर डाल दूं सिस्टमैटिक तरीके से। और फिर जब मेरे एटलीस्ट 3 या 4 सब्जेक्ट डल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कम से कम, तो फिर उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। मतलब मेरा ये एम है यूट्यूब पर। और पेपर 2 तो मैं करा ही रहा हूं। तीसरी चीज, 46 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एजुकेशन, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में। तो क्या है ना, पहले एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट था, एजुकेशन सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं था। पार्लियामेंट एजुकेशन के ऊपर लॉ नहीं बनाती थी, और अगर बनाना भी होगा तो फिर आपको वो प्रोसेस पता ही है कि अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर अगर लॉ बनाना है तो उसके लिए फिर 50% स्टेट्स की एसएलए से पहले पास करवाई, फिर राज्यसभा में फिर वो बिल लाना पड़ता है, ऐसा होता है ना। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, 42वें संविधान संशोधन में स्टेट्स लिस्ट से एजुकेशन को हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, और उसी के बाद आपके ये केवी वेवी या जो जवाहर नवोदय स्कूल्स, ये सारे स्कूल्स डेवलप हुए। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ है। आर्टिकल 45 जो अब बोलता है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिलो 6 इयर्स, क्योंकि पहले तो सबके लिए था, लेकिन फिर 6 से 14 वाले तो फिर यहाँ 21A में चले गए थे ना। और 5वां प्रोविजन आर्टिकल 39F, ये इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करता है कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि एजुकेशन, शिक्षा बराबर और एक्सेसिबल हो जाए। नहीं, अभी मैं कहीं वापस नहीं आ रहा हूं। बहुत रेयर है कि मैं एक बार जहां मैंने छोड़ दिया वहां दोबारा मैं चला जाऊं, मतलब दिस इज वेरी रेयर। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, भविष्य में होगा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। बट सर अगर अपन यूट्यूब पर ही चले गए तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग प्रमोट करोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या करना है। देखो मैंने ये लाइंस बहुत सोच समझ करके लिखी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको एनहांस करना है क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉर ऑल। इंक्लूसिव भी होना चाहिए। इंक्लूसिव में, क्योंकि मैं इंक्लूसिव शब्द इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें बॉयज तो चलो चल भी जाएंगे, लेकिन गर्ल्स के लिए भी गर्ल्स के लायक माहौल और एनवायरनमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, ठीक है। तो यहां पर मैं जेनरिक वर्ड यूज कर रहा हूं, एनहांस क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनहांस टीचिंग मेथोडोलॉजी यूजिंग इनोवेटिव मेथड्स। तो ये टीचरों को सुधारना है और उनको इनोवेटिव तरीके सिखाने हैं। वो कुछ कुछ पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, तो वो तो पिक्चर है ना, वो तो डायरेक्टिव और क्रिएटिव वालों ने वो सोचा है। हालांकि यूट्यूब रील्स वील्स पर कुछ कुछ ऐसे सरकारी टीचर्स आप देखते हो जो अच्छे तरीके, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन वो लाखों में एक है। यूट्यूब पर फेमस, रील्स पर फेमस, लाखों में एक वाला हो रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा कर रहा होगा और जो बहुत बुरा कर रहे होंगे वही फेमस हो रहे हैं। खैर आज की डेट में तो नेगेटिव्स आर गेटिंग मोर फेमस, पॉजिटिव्स आर गेटिंग लेस फेमस, बट फिर भी ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है वो फेमस होता है। शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एजुकेशन सिस्टम की है वो शिफ्ट करनी पड़ेगी। एक्सक्लूसिवली सबसे पहले प्राइमरी लेवल के एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, और अगर ये अच्छा चलता है तो बाद में आप हायर एजुकेशन लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिफ्ट कर सकते हो। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग में एक एक सोसाइटी के इंपॉर्टेंट लोगों को इंक्लूड करो। वो क्या है, मेकिंग द लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल विद फंड्स। आज गांव या शहरों में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को घुसने नहीं दिया जाता अंदर। वो बोलता है तुम पढ़ा नहीं रहे हो, टीचर कभी एब्सेंट है, किसी दूसरे को लगा दिया नौकरी पर, उसकी जगह पर मतलब पार्ट टाइम पर, ये है, कई चीजें की धांधली और दोगलाबंदी होती है।
सर लोग गांव के लोगों की कौन सुन रहा है ना, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की कौन सुन रहा है। वो बोलते हैं चल जा मेरी शिकायत कर दे फिर डाइट में, या मेरे खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर कर दे, वो मिला हुआ होता है और ज्यादा वो खाता है पैसे। तो इससे बढ़िया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, सरकार लॉ बनाए और लोकल गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, फंड्स यूटिलाइजेशन की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि स्कूल में किन किन चीजों पर खर्चा कैसे कैसे किया जाना चाहिए। देन डेवलप वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड मेथडोलॉजी। अब ये वाला पॉइंट इसमें ही थोड़ा सा एक जैसा ही हो गया, पर समझिए होंगे कि अच्छे लेवल की टीचर्स को ट्रेनिंग करो, टाइम टाइम पर ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग तो होती है, जबकि पता नहीं क्या करते हैं उसमें, क्या सीखते हैं, क्या सिखाता होगा आदमी, वो बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल ग्रुप्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोकल ग्रुप्स जो आपने बनाए हैं, लोगों को अभी तो विकास करो। तो मिड डे मील का जो सिस्टम है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दो। पंचायत बॉडीज जो हैं उनको सुपरविजन और मैनेजमेंट का काम दे दो स्कूल में, कि यार स्कूल में टीचर्स के साथ साथ प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, बीडीसी मेंबर्स, ब्लॉक प्रमुख, ये जिला पंचायत सदस्य, ये सब लोग भी इन्वॉल्व हो उनकी कमेटी के अंदर, ताकि खाली टीचर ही मनमानी ना करे। डेवलप पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कोलैबोरेटिव रीडिंग या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी हब्स। स्कूल और स्कूल के बाहर भी कुछ ऐसे पार्क्स बनाओ, थीम पार्क्स बनाओ, लर्निंग पार्क्स बनाओ, लर्निंग एनवायरनमेंट बनाओ, को करिकुलर एक्टिविटीज की चीजें बनाओ। आज कई सारे स्कूल्स में तो ग्राउंड ही नहीं है, म्यूजिक के लिए सेंटर नहीं है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए सेंटर नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लैब नहीं है, कंप्यूटर के लिए लैब नहीं है या अपैरेटस नहीं है। और सातवीं चीज प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी कैंपेन्स। तो भैया कैंपेन करो समुदाय में, बाय रेगुलर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, एनजीओ, सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा। समाज को भी जोड़ो, सबसे पहले छोटे लेवल के एजुकेशन लेवल पर अच्छा करते हैं तो फिर हायर पर भी आओ। तो पेरेंट्स को के साथ रेगुलर मीटिंग्स करो, पेरेंट्स की ग्रुप मीटिंग करवाओ, ग्रुप मीटिंग कोई कराता नहीं है, ठीक है, करेंगे तो फिर टीचरों को ही, सरकारी टीचरों की लपेड़े पड़ जाते हैं। कुछ एनजीओज हैं उनको भी बुलाओ कि यार सर क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ उस जगह का अच्छा समाज सेवी है, सोशल वर्कर है, तो उसकी भी राय लो, उसको भी इंक्लूड करो। तो ये सब चीजें करोगे सो तभी जाकर के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट या रिवैम्पिंग होगा सरकारी स्कूलों का। लास्ट में कंक्लूजन ऑन द होल, ठीक है, तो आप इन अ नटशेल भी लिख सकते हो, आप टू कंक्लूड भी लिख सकते हो, आप 10 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर ऑन द होल एक और शब्द मैंने यूज किया है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो ऑन द होल द क्वेश्चन ऑफ रिवैम्पिंग गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम इज ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक, बट a lot more is needed to prove by resuming structured educational activities, फिर conjunction, along with assuring conducive classroom spaces, hence putting an impact on the whole Indian education system। वापस चला गया मेरे इन पर, कितने conjunctions मैंने यूज करे, 1 2 और 3 चार conjunctions, ये 2 ये 3 और ये 4। मैंने क्या क्या कंजंक्शंस यूज करे हैं यहाँ पर आज, एक मैंने बट यूज किया है, एक मैंने यहाँ पर बाई यूज किया है। आप बाई को ना भी लो तो इसी सेंटेंस के साथ ले लो बाई, ठीक है, बाई इसी के साथ ले लो, छोड़ो। तो एक बट हो गया, एक अलोंग विद, आपने पढ़ा होगा ना, अलोंग विद भी कंजंक्शन है, और एक हेंस। हाँ एनजीओ की है, बट चलो एनजीओ की तो है, वो भी तो एक स्टेक होल्डर है ना, तो वो भी अच्छी चीज है अगर ऐसे भी लोग कर रहे हैं कम्युनिटी, वो सब एनजीओ को भी तो कोई ना कोई फंडिंग कर रहा है ना, थोड़ी बहुत फंडिंग सरकार से भी मिलती है उनको, वो फंडिंग टैक्स बेयर की जा रही है। So these are the 3 conjunctions that I used. I hope
एक चीज तो क्लियर है कि आप लोग एक चीज जरूर समझ गए होंगे कि जो छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग बनाते थे उसको थोड़ा बेटर मैच्योर प्रोफेशनल कंजंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करते, ये सीखे कि नहीं सीखे बताओ। अब आपको लिखने में दिक्कत आती है? तो अतः अंततः हमने देखा कि किस तरीके से हमारा रीसेंट स्टैटिस्टिक्स वाला या कोट वाला क्या जा सकता है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टैटिस्टिक्स टीचर की, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, समस्याएं, चैलेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन और कुछ लॉज, आगे क्या सुधार होना चाहिए, और एक ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है मेरे? चलो ये मैंने अब सेव कर दिया है, जितना भी मैंने एडिट किया था ना ये मैंने सेव कर दिया पीडीएफ में, तो इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि जो मैं एडिट कर रहा हूं पीडीएफ में ये पीडीएफ बन करके जा रहा होगा, तो मैं चेक कर लूंगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, वो भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक आपके वहां पर, क्योंकि होली का अलग अलग त्योहार दिन हो गया ना, ये हर त्योहार का ही आजकल ये पंडित लोग पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, कोई आज मना रहा कोई कल मना रहा, ये इंटरनेट के आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही वो हो गया। सो ओवर हियर हमारे यहाँ कल छोटी होली है और परसों वो रंग वाली होली है। आप लोगों के वहाँ क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के यहाँ होली कब है, क्योंकि जो भी है होली का कार्यक्रम दिन में 12-1-2 बजे तक खत्म हो ही जाता है। तो मैंने जो सोचा है कि कल हम क्लास करेंगे, क्योंकि मैं तो होलिका दहन वगैरह में इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, तो परसों हम छुट्टी रखेंगे होली के दिन, है ना, 8 को है, तो फिर हम परसों ही रखें हॉलीडे, होली डे, परसों ही रखें हॉलीडे। परसों रखे, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक आर्ग्यूमेंट भी दिया है मैंने, मतलब कल का टॉपिक भी दे रखा है। इसी टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट दे रखा है, आर्ग्यूमेंट क्या था मैं खुद ही भूल जाता हूँ देने के बाद। प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम परफॉर्मिंग वे अहेड ऑफ स्टेट स्कूलिंग सिस्टम। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है, इसको आपने कल सबमिट करना है। जिन लोगों ने ये वाले का सबमिट नहीं करा है वो सबमिट करेंगे, और कल कल हाँ कल मैं दोनों के फीडबैक्स आपको दूंगा, इस पर फीडबैक मैं कल दूंगा, दोनों के दूंगा। ठीक है, क्योंकि 4 लोगों ने तो लेट भी भेजा है, एक ही ऐसे मुझे टाइम पर मिला था तो मैंने चेक नहीं किया वो। ये देखो यहाँ पर एक दिन 5 बजे आज मुझे सुमित का आया था 5:23 पर, दिनेश का 5:29, सूरज 6:24, रोहन 7:03, मयंक 7:07। ठीक है, कल छुट्टी नहीं है, अरे कल नहीं भाई, कल नहीं है, छुट्टी नहीं है कल। कल फीडबैक दूंगा मैं, ये जो आपने भेजा है ना इसका फीडबैक दूंगा,
और उसके साथ साथ जो आप आर्ग्यूमेंट लिखोगे उसको मुझे कल 5 बजे से पहले सबमिट करोगे, और उस आर्ग्यूमेंट वाले का भी दोनों का फीडबैक मैं कल दूंगा। और आर्ग्यूमेंट वाले का कंटेंट शेयरिंग के लिए टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर वो होली के अगले दिन वाली क्लास में करेंगे। पर आपने आर्ग्यूमेंट कल ही लिख के भेजना है मुझे, ठीक है? क्योंकि भाई अगर आप कल नहीं लिखोगे, कल छुट्टी कर लोगे, परसों छुट्टी कर लोगे, तो एक टॉपिक हमारा मिस हो गया ना। सोचो हम उसकी जगह कोई एक टॉपिक कर लेंगे, तो दिन, मैं तो आप लोगों के प्रति देखो कितना चिंतित हूं, आप लोग भी उतने ही चिंतित रहो मेरे साथ साथ। अब तो लास्ट 5-6 मंथ्स तो इट्स लाइक बीइंग ऑन द टोज। जितना ये अगले 2-3 महीने अच्छे से डेवलप करोगे, सीडीएस के बाद आपकी जो प्रिपरेशन की रेट ऑफ क्वालिटी एंड कवरेज है वो और एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाली है। हाँ, क्योंकि देखो वैसे तो मैं और दिन 5 बजे के बाद आप लोग भेजते रहते हो, मैं चेक करता रहता हूँ, मेरे पास टाइम होता है क्योंकि मैं उस टाइम पर कंटेंट वंटेंट भी बना रहा होता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट कभी कभी मैं भी क्या है कि कुछ ही काम में इन्वॉल्व हो गया, तो आज मैं 5 बजे के आसपास इन्वॉल्व हो गया था, तो मैं इसलिए मैंने 3 से 4, 3 से 5 के बीच में मैं चेक वेक करता हूँ जनरली ना, जो भी मैं चेक करता हूँ। बल्कि जो आज जो सेकंड बैच था, सेकंड बैच वाले बच्चों ने बल्कि मुझे 4-5 बजे से पहले भेज दिया था, उसमें भी 6 बच्चे इनरोल्ड हो रखे हैं अभी। आगे देखते हैं। तो जिसने लिख दिया लिख दिया, जो लिख रहा है वो मैच करके लिख सकता है। चलो फिर आज यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? जय हिंद।